हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल स्टडी एट सिमारा। तो आज हम जनवरी से मार्च के बेस्ट 1000 क्वेश्चन के जो सीरीज हमारा चल रहा था उसका पार्ट 2 लेकर के आए हैं आपके सामने, जो किसी प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होगा। और इस वीडियो को शुरू से अंत तक देखें क्योंकि इसमें काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हैं जो आपके लिए बहुत ही लाभदायक साबित होगा। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन, पानी के नीचे सुरंग कौन बना रहा है? ठीक है, पानी के नीचे सुरंग कौन बना रहा है, मतलब कौन सा संस्था है जो बना रही है? ऑप्शन ए दिल्ली मेट्रो, मुंबई मेट्रो, भारतीय रेलवे, कोलकाता मेट्रो। इसका सही जवाब हो जाएगा कोलकाता मेट्रो। कोलकाता मेट्रो जो है, पहले बता दो कोलकाता मेट्रो शुरू कब हुआ था भारत में? 1984 से। ये एक तरह से इंडियन रेलवे का हिस्सा है, कोई ऑटोनोमस नहीं है, अलग नहीं है, इंडियन रेलवे के अंडर ही ये आता है। ठीक है, तो कोलकाता मेट्रो पानी के नीचे सुरंग बन रहा है। अब ये कहाँ पे सुरंग बना रहा है? ये सुरंग बना रहा है कोलकाता में, एक नदी है हुगली नदी। हुगली नदी, जो गंगा नदी ही आगे जाकर हुगली में कन्वर्ट हो जाता है, तो हुगली नदी के नीचे से बना रहा है। और ये सुरंग ईस्ट कोलकाता को ईस्ट कोलकाता को वेस्ट कोलकाता से कनेक्ट करेगा। और ये सुरंग लगभग क्या 2.5 किलोमीटर लंबा है, जो लमसम 50 सेकंड, मतलब आप 50 सेकंड में आप पार कर जाओगे इस सुरंग को। और ये किन के बीच में है? तो साल्ट लेक मेट्रो स्टेशन, साल्ट लेक सेक्टर 5 मेट्रो स्टेशन एक तरफ है, और दूसरी तरफ जो है वो हावड़ा मैदान है। दूसरी तरफ हावड़ा मैदान, साल्ट लेक से हावड़ा मैदान के बीच में है। ठीक है, तो ये तो हुई इसकी। ठीक है, मतलब कि पानी के नीचे सुरंग कौन बना रहा है? कोलकाता मेट्रो। और कोलकाता में अगर हम बात करें, पहले तो देख ले, कोलकाता में अभी हाल ही में राष्ट्रीय गंगा परिषद का सम्मेलन हुआ था, जिसकी अध्यक्षता प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने किया था। उसके बाद एक हुआ था ईस्टर्न जोनल काउंसिल का मीटिंग, ईस्टर्न जोनल काउंसिल। अब ध्यान रखिएगा, जो भी जोनल काउंसिल होता है, ईस्टर्न जोनल हो, वेस्टर्न जोनल हो, साउदर्न जोनल हो, इन सब का जो अध्यक्षता करता है वो भारत का गृह मंत्री करता है। तो इसकी अध्यक्षता किन्होंने की होगी? अमित शाह ने किया, जो हमारे गृह मंत्री हैं। ठीक है, चलिए, तो अब चलते हैं नेक्स्ट सवाल की ओर। सी फूड फेस्टिवल 2023 का आयोजन कहाँ किया गया? सी फूड समझते हैं, जो समुद्र से मिलने वाले फूड, जो हम खाते हैं, जैसे मछली वगैरह, बहुत तरह के फिशेस होते हैं, बहुत सारे एल्गीज होते हैं जिसको हम खाने के तौर पर इस्तेमाल करते हैं। तो इसमें इन सब का प्रदर्शन किया जाता है, ठीक है, प्रमोट किया जाता है सी फूड को। तो सी फूड फेस्टिवल 2023 का आयोजन कहाँ किया गया? नई दिल्ली, चेन्नई, मुंबई, कोलकाता। तो अगेन इसका आंसर भी हो जाएगा कोलकाता। सी फूड फेस्टिवल 2023 का आयोजन कहाँ किया गया? कोलकाता में। तो आप याद रखिएगा। ओके, चलते हैं नेक्स्ट सवाल, क्वेश्चन नंबर 3। प्रोवैक्इन दवाई किस रोग के उपचार के लिए तैयार किया जाता है? प्रोवैक्इन, हाँ, ऑप्शन ए कोविड-19, जीका वायरस, लंपी वायरस, अस्थमा। तो इसका सही आंसर हो जाएगा लंपी वायरस। लंपी वायरस नॉर्मली पशुओं को प्रभावित करता है, गाय को ये गांठ सा हो जाता है बॉडी में, पूरी बॉडी में। इससे अभी पिछले कुछ महीनों में करीब 1 लाख से अधिक गायों की मृत्यु हो गई। जो सबसे ज़्यादा प्रभावित किया राजस्थान, पंजाब, गुजरात, मध्य प्रदेश, हरियाणा तक, इधर तक, मतलब 5-6 राज्यों में बहुत ज़्यादा था ये। तो इस पे एक रिसर्च हुआ, जो ICAR इंडियन काउंसिल फॉर एग्रीकल्चर रिसर्च, इसके अंतर्गत 2 संस्था हैं। एक संस्था है आपका राष्ट्रीय अश्व अनुसंधान संस्थान, राष्ट्रीय अश्व अनुसंधान संस्थान, ये कहाँ है? हिसार में है, हिसार हरियाणा में है। और दूसरा संस्था है भारतीय पशु अनुसंधान संस्थान, भारतीय पशु अनुसंधान संस्थान, ये कहाँ है? इज्जतनगर कहाँ पे है? बरेली। तो ये दोनों ने मिलकर, एक भारतीय पशु अनुसंधान संस्थान और एक राष्ट्रीय अश्व अनुसंधान संस्थान, इन दोनों ने मिलकर एक दवाई विकसित की, एक वैक्सीन विकसित की, जिसका नाम हुआ प्रोवैक्इंड दवाई किस लिए? लंपी वायरस के लिए। ठीक है, आपको ध्यान में रहेगा किसने बनाया? 2 संस्था, एक राष्ट्रीय अश्व अनुसंधान संस्थान और दूसरा भारतीय पशु अनुसंधान संस्थान, इन दोनों ने मिलकर के बनाया है ये दवाई को। ठीक है, ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन। क्रिस्टियानो रोनाल्डो हाल ही में किस क्लब की सदस्यता ग्रहण की? क्रिस्टियानो रोनाल्डो, पहले बताइए क्रिस्टियानो रोनाल्डो का संबंध किससे है? बहुत ही बेस्ट फुटबॉल खिलाड़ी हैं, ये दुनिया के नंबर 1 फुटबॉल खिलाड़ी हैं, आज वर्ल्ड चैंपियन है। कौन है? क्रिस्टियानो रोनाल्डो। ये कहाँ के हैं? पुर्तगाल के हैं। इनका देश कौन सा है? पुर्तगाल के। ये अभी हाल ही में किस क्लब के सदस्य बने? किस क्लब के सदस्यता ग्रहण किए? तो इसका सही आंसर हो जाएगा अल नसर। इन्होंने अल नसर क्लब की सदस्यता ग्रहण की। अल नसर कहाँ की क्लब है? सऊदी अरब का। अल नसर सऊदी अरब का क्लब है। और आपको जानकर हैरानी होगी कि इनकी एक साल की कमाई 1800 करोड़ है। आप सोच सकते हो, एक साल की कमाई 1800 करोड़ रुपए है क्रिस्टियानो रोनाल्डो की। ठीक है, इन बातों का ध्यान रखिएगा। चले नेक्स्ट क्वेश्चन की, क्वेश्चन नंबर 5। निम्न में से कौन सा कथन सत्य है? ठीक है,
बताना है कि इनमें से कौन सा कथन सत्य है। पहला है दुनिया में बाजरा का सबसे बड़ा उत्पादक देश भारत है। बाजरा आप समझते हैं जिसको क्या कहा जाता है, मिलेट्स। बाजरा ऐसे मिलेट्स का कोई हिंदी नाम नहीं है, पर बाजरा में क्या क्या आ जाता है, तो आपका ज्वार, मिलेट्स के अंदर में ज्वार, बाजरा, रागी, सामा, कुटुक, ये सब काफी सारे जो हमारे अनाज हैं, इनको मोटे अनाज की श्रेणी में रखा जाता है। इनमें प्रोटीन बहुत ज्यादा होता है, प्रोटीन की मात्रा बहुत ज्यादा होती है इन मोटे अनाजों में। तो मिलेट्स के उत्पादन में भारत प्रथम स्थान पे रहा, पहला सेंटेंस है जो कि बिल्कुल सही है। दूसरा क्या कर रहा है, 2023 का साल संयुक्त राष्ट्र द्वारा इंटरनेशनल ईयर ऑफ मिलेट्स के रूप में मनाया जाता है। बिल्कुल सही जवाब है, सॉरी बिल्कुल सही ऑप्शन है ये भी। 2023 का साल जो है संयुक्त राष्ट्र द्वारा इंटरनेशनल ईयर ऑफ मिलेट्स के रूप में मनाया जाता है। भारत सरकार ने आग्रह किया था कि ये मिलेट्स के रूप में मनाया जाए, एक साल को डेडिकेट किया जाए, तो इन्होंने 2023 को मना रहा है इंटरनेशनल ईयर ऑफ मिलेट्स के रूप में। भारत में बाजरा के उत्पादन में शीर्ष स्थान राजस्थान है ना, शीर्ष स्थान पर राजस्थान है। तीनों के तीनों ऑप्शन सही है। दुनिया में बाजरा का सबसे बड़ा उत्पादक देश भारत है। 2023 का साल संयुक्त राष्ट्र द्वारा इंटरनेशनल ईयर ऑफ मिलेट्स के रूप में मनाया जा रहा है। और भारत में बाजरा उत्पादन में शीर्ष स्थान पर राजस्थान। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, डी, मतलब इनमें से सभी। ठीक है। अच्छा एक बात बताइए कि भारत में जो भारत सरकार है, नेशनल ईयर ऑफ मिलेट्स, भारत के लिए नेशनल ईयर ऑफ मिलेट्स कब मनाया था, 2018 में। 2018 किस रूप में मनाया था हमने, नेशनल ईयर ऑफ मिलेट्स, और 2023 को मना रहे हैं इंटरनेशनल ईयर ऑफ मिलेट्स। ठीक है, चले अगले सवाल की ओर। 6, तमु लोसार त्योहार कहाँ मनाया जाता है, तमु लोसार। ठीक है, तमु लोसार कहाँ मनाया जाता है, तो देखते हैं इसका ऑप्शन, नेपाल में, दार्जिलिंग में, सिक्किम में, लद्दाख में। इसका ऑप्शन है 1 और 2, 1 और 4, 1, 2, 3, इनमें से सभी। तो इसका सही जवाब हो जाएगा 1, 2, 3। मतलब तमु लोसार त्योहार कहाँ मनाया जाता है, नेपाल में भी मनाया जाता है, दार्जिलिंग में भी मनाया जाता है, और सिक्किम में भी मनाया जाता है। इन जगहों पे एक समुदाय होता है जिसको बोला जाता है गुरंग समुदाय। अगर सवाल आ जाए कि तमु लोसार त्योहार कौन मनाते हैं, तो गुरंग समुदाय, तमु लोसार त्योहार गुरंग समुदाय के द्वारा मनाया जाता है। ये तीनों जगह है, नेपाल, दार्जिलिंग, सिक्किम, सब जगहों पे हैं और ये मनाते हैं। इसको तमुर लोसार त्योहार को तिब्बतन न्यू ईयर कहा जाता है, तिब्बतन नया साल। तिब्बतन नया साल कौन सा होता है, तमुल लोसार होता है। ठीक है, इस बात का आपको ध्यान रखना। चले नेक्स्ट सवाल। क्वेश्चन नंबर 7, इनमें से कौन सा कथन असत्य है, इनमें से कौन सा कथन असत्य है। पहला, ये भारत का पहला बुद्धिस्ट यूनिवर्सिटी त्रिपुरा में बन रहा है। दूसरा, 100 बायो विलेज त्रिपुरा बना रहा है। सी, त्रिपुरा को एशियाई विकास बैंक 2275 करोड़ रुपए सड़क निर्माण के लिए दे रहा है। ऑप्शन डी, प्रथम बांस ग्राम त्रिपुरा का कटला मारा है। चलिए देखते हैं एक एक करके। तो ऑप्शन ए कर रहा है कि भारत का पहला बुद्धिस्ट यूनिवर्सिटी त्रिपुरा में बना, जो कि बिल्कुल सही है। भारत का पहला बुद्धिस्ट यूनिवर्सिटी, जिसको क्या नाम क्या है, धम्मदीपा बुद्धिस्ट यूनिवर्सिटी कहाँ पे बनाया जा रहा है, त्रिपुरा में बनाया जा रहा है। ठीक है, त्रिपुरा के कौन सी जगह में अगर आ जाए तो त्रिपुरा के सबरूम नामक जगह पे, त्रिपुरा के सबरूम में क्या बना, धम्मदीप बुद्धिस्ट यूनिवर्सिटी। ठीक है, 100 बायो विलेज त्रिपुरा बना रहा है, बिल्कुल सही है। त्रिपुरा में 100 बायो विलेज का लक्ष्य है और वो त्रिपुरा बना रहा है। ठीक है, त्रिपुरा को एशियाई विकास में, और चलिए इसमें एक बात और बता दें कि 100 बायो विलेज त्रिपुरा बना रहा है, और पहला कौन सा बना है, 10पारा। पहला बायो विलेज, भारत का पहला बायो विलेज, भारत का या त्रिपुरा का, त्रिपुरा का भी पहला है, भारत का भी पहला है, तो कौन सा है वो, 10पारा। 100 बायो विलेज त्रिपुरा बना रहा है, जिसमें पहला 10पारा है। त्रिपुरा को एशियाई विकास बैंक को क्या बोलते हैं, एडीबी, एशियन डेवलपमेंट बैंक। एडीबी का मुख्यालय कहाँ है, मनीला में। इसका मुख्यालय कहाँ है, मनीला कहाँ पे है, फिलीपींस की राजधानी। ठीक है, तो एडीबी को 2275 करोड़ रुपए सड़क निर्माण के लिए दे रहा है। ये ऑप्शन गलत है। त्रिपुरा को एशियाई विकास बैंक 2275 करोड़ रुपए दे तो रहा है, पर सड़क निर्माण के लिए नहीं, इसको दे रहा है बिजली की आपूर्ति के लिए, या बिजली इलेक्ट्रिसिटी इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए। ठीक है, तो ये वाला ऑप्शन गलत हो जाएगा, ये सही। चलो तीसरा देखते हैं, प्रथम बांस ग्राम, हाँ भारत में प्रथम बांस ग्राम कौन सा है, कटला मारा है, ये भी सही। तो सही जवाब क्या हो जाएगा, ऑप्शन सी, ये गलत है। ठीक है, तो ध्यान में रखिएगा सारे क्वेश्चन। चलिए नेक्स्ट, बिहार के किन 2 शहरों को स्वदेश दर्शन के तहत शामिल किया गया है, किन 2 शहरों को स्वदेश दर्शन किसकी पहल है, पर्यटन मंत्रालय का, भारत सरकार के पर्यटन मंत्रालय का है स्वदेश दर्शन एक पहल है। तो इसमें बिहार के किन 2 शहरों को शामिल किया गया है, इसमें शामिल किया है गया और नालंदा को स्वदेश दर्शन के तहत शामिल किया गया है। ठीक है, इसमें देखते हैं और क्या क्या है, इसमें गया से क्या क्या सवाल निकलता है। तो गया में आप किस लिए आप और क्या क्या जान सकते हैं, तो गया में बोध गया में भगवान बुद्ध को ज्ञान की प्राप्ति हुई थी, है ना, निरंजन नदी के तट पे।
और यहाँ पर क्या है, अभी एशिया का सबसे बड़ा रबर डैम का उद्घाटन हुआ है। एशिया का सबसे बड़ा रबर डैम का उद्घाटन हुआ है, 411 मीटर, इसकी लेंथ कितनी है, 411 मीटर। ये किस परियोजना के तहत हुआ है, तो ये परियोजना है हर घर गंगा जल, हर घर गंगा जल परियोजना के तहत गया में रबर डैम का निर्माण किया गया, जहां पर गंगा के पानी को लिफ्ट करके यहाँ लाया जा रहा है। क्योंकि गया जो यहाँ पर विष्णुपद मंदिर है, यहीं पर विष्णुपद मंदिर है, जहाँ पे पानी की दिक्कत हो जाती है, तो वो जानते ही हैं वहाँ पर हमेशा पिंडदान होता है। तो इस वजह से सरकार ने उसको एक पर्यटन के तौर पे डेवलप करने के लिए, ताकि हर समय पानी रहे, यहाँ पर जल की आपूर्ति बना रहे, इसलिए यहाँ पर गंगा के जल को लिफ्ट करके वहां से लाया गया है। कहाँ पे लाया गया है, गया में विष्णुपद मंदिर के पास में फल्गु नदी में बना है रबर डैम 411 मीटर का, जो कि एशिया का सबसे बड़ा रबर डैम है। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 9, यूरोपीय संघ का 28वां देश कौन बनेगा। यूरोपीय संघ में कितने देश थे अभी तक, 27 थे। 28वां देश कौन बनेगा, इसका सही जवाब है क्रोएशिया। 28वां देश बनेगा क्रोएशिया। मैंने पिछले वीडियो में बताया था कि यूरोपीय संघ में जो आपका है यूरोजोन मतलब जो यूरो मुद्रा को अपना लिया था, तो यूरोजोन का 20वां सदस्य कौन बना था, क्रोएशिया। और यूरोपीय संघ का 28वां देश कौन सा बनेगा, क्रोएशिया। बनेगा नहीं, ये बन चुका है। कौन बना, 28वां देश क्रोएशिया बना यूरोपीय संघ का। ठीक है, अगर बात जब यूरोपीय संघ की आती है, तो यूरोपीय संघ में दो, एक तो यूरोपीय संघ और एक यूरोपीय पार्लियामेंट। ठीक है, तो यूरोपीय पार्लियामेंट के जो प्रमुख हैं, चीफ हैं, उनका नाम है रॉबर्टा मट्सोला। और यूरोपीय संघ के जो अध्यक्ष हैं, ये हैं उर्सुला वॉन्डरलेन, जो यूएसए का फोर्ब्स पत्रिका है, उसमें सबसे शक्तिशाली महिला है ये। फोर्ब्स पत्रिका में सबसे शक्तिशाली महिलाओं की सूची में प्रथम स्थान पर है उर्सुला वॉन्डरलेन, जो कहाँ के हैं, यूरोपीय संघ के चीफ है। तो 2-3 क्वेश्चन इसमें। फोर्ब्स के अनुसार सबसे ताकतवर महिला उर्सुला वॉन्डरलेन है ना। यूरोपीय संघ के अध्यक्ष कौन है, उर्सुला वॉन्डरलेन। और यूरोपीय पार्लियामेंट के अध्यक्ष कौन है, रॉबर्टा मट्सोला। यूरोपीय संघ का 28वां देश कौन सा बना, क्रोएशिया। ठीक है, नेक्स्ट 10, श्री समेत शिखर जी जैन धर्म स्थल किस राज्य में है। श्री समेत शिखर जी जैन धर्म स्थल किस राज्य में है, बिहार, झारखंड, मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश। इसका सही जवाब हो जाएगा झारखंड। ये जैन धर्म स्थल है। ठीक है, ये समेत शिखर जी कहाँ है, तो पारसनाथ की पहाड़ी में। अभी कुछ दिन पहले बहुत ज्यादा विवाद हो रहा था। पारसनाथ की पहाड़ी में श्री समेत शिखर जी जो जैन धर्म का बहुत ही पवित्र स्थल है। ठीक है, यहाँ पर क्या हुआ था, एक्चुअली में जो झारखंड की सरकार है, अभी झारखंड में किसकी सरकार है, हेमंत सोरेन क्या किए थे कि यहाँ पर एक टूरिस्ट हब बना रहे थे। यहाँ पर ये इस तरह से डेवलप करना चाह रहे थे ताकि ज़्यादा से ज़्यादा टूरिस्ट लोग यहाँ पर अट्रैक्ट हो और ज़्यादा से ज़्यादा लोग यहाँ पर घूमने के लिए आएँ। तो इसके लिए इन्होंने यहाँ पर एक टूरिस्ट हब डेवलप कर रहा था। यहाँ पर एक जो समुदाय होते हैं, एक क्या बोलते हैं, एक जनजाति होती है, उनके मांग पे ऐसा किया गया था ताकि सबका विकास होगा यहाँ पर ढंग से। पर क्या हुआ, डेवलप तो कर दिया गया, लेकिन कुछ ही दिनों में क्या हुआ, यहाँ पर जब टूरिस्ट आते हैं, लोग घूमने जाते हैं, तो वहाँ पर हर तरह के लोग होते हैं। कुछ लोग नशा भी करते हैं, शराब भी पीते हैं, कुछ लोग मांस खाते हैं, क्योंकि पिकनिक स्पॉट की तरफ इसका इस्तेमाल होने लगा। तो क्या हुआ कि इससे जैन धर्म वालों को बहुत दुख हुआ, क्योंकि इनकी एक धार्मिक आस्था, बहुत ही धार्मिक स्थल है ये, तो इनको प्रॉब्लम हुई। इन्होंने सरकार से बोला कि ये तो हमारे लिए आहत है, ये हमारी जो धार्मिक स्थल है वो बेकार हो जाएगा, फिर हम यहाँ पर कैसे कर पाएंगे अपना। तो इन्होंने इसके लिए प्रोटेस्ट किया। बहुत सारे जैन धर्मगुरु जो थे, इन्होंने प्रोटेस्ट किए। यहाँ तक कि बहुत सारे लोगों ने अपनी जान तक दे दी। कुछ लोग, आया खबर में आया था, कुछ लोगों ने जान तक दे दिया था। इनमें क्या हुआ था कि एक प्रचलन है सिंघाड़ा लेना, आप सुने होंगे, सिंघाड़ा ले लेना। सिंघाड़ा ले लेना मतलब ये जैसे समाधि में लीन हो जाना, समाधि ले लेना। और समाधि लेना मतलब 10 से 12 दिन तक कुछ नहीं खाते पीते हैं और एकदम ध्यान मग्न हो जाते हैं और इस तरीके से अपना जान दे देते हैं। ठीक है, तो 3-4 लोगों ने अपनी जान तक दे दी इस वजह से। तो इस वजह से ज़्यादा दिक्कत होने लगा, वहाँ पर सरकार को झुकना पड़ा और फिर इसको वापस लिया। यहाँ पर जो तीर्थ स्थल बनाया था समेत शिखर जी को, तो टूरिस्ट स्पॉट बनाया था, उसको हटा दिया गया और इसको जैसे पहले था उस तरीके से कर दिया गया। अगर जैन धर्म की आपको बात बताऊं, तो जैन धर्म में टोटल, जैन धर्म के जो धर्मगुरु होते हैं, उनको क्या बोला जाता है, तीर्थंकर। जैन धर्म के महागुरु क्या कहते हैं, तीर्थंकर। जैन धर्म में टोटल कितने तीर्थंकर हुए, 24 तीर्थंकर हुए। 24वें कौन थे, भगवान महावीर। 24वें तीर्थंकर कौन थे, भगवान महावीर। जैन धर्म के 23वें तीर्थंकर थे पारसनाथ। 23वें तीर्थंकर थे पारसनाथ। और जो पहले थे वो थे ऋषभदेव। ठीक, तो जैन धर्म 3 ही आप याद रखिएगा, प्रथम ऋषभदेव, 23वें पारसनाथ और 24वें भगवान महावीर। ठीक है, और जैन धर्म के जो
जितने भी धार्मिक स्थल हैं, आखिर इतना प्रॉब्लम क्यों हुआ यहाँ पर, इतना ज़्यादा प्रोटेस्ट इसलिए हुआ क्योंकि जो 24 तीर्थंकर हुए थे उनमें से 20 तीर्थंकर को ज्ञान मोक्ष की प्राप्ति यहीं पे हुई थी। कहाँ पे? श्री समेत जी शिखर पे। तो इनके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण जगह है। जो सोचिए कि 24 में से 20 को मोक्ष की प्राप्ति यहाँ पर हुआ हो, तो कोई भी व्यक्ति, कोई भी समुदाय अपने लिए तो करेगा ही करेगा। उनको तो उनकी एक धार्मिक भावना को आहत पहुंचाया जा रहा है ना। तो इस बात को ध्यान रखिए, ठीक है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट, मिशन 929 अभियान किस संस्था ने चलाया? मिशन 929 अभियान चलाया निर्वाचन आयोग ने। ये कहाँ पे चला? ये चला त्रिपुरा के अंदर। त्रिपुरा के अंदर चला मिशन 929। इसमें क्या है मिशन 929 में कि अभी त्रिपुरा में जो विधानसभा चुनाव होने हैं उसमें इनका लक्ष्य है कि 92% इसकी जो वोटिंग लक्ष्य है वो 92% है। कितने पोलिंग बूथ पे? ये 929 क्या है? ये पोलिंग बूथ है। 929 पोलिंग बूथ है, ठीक है। और इनका लक्ष्य है कि इतने पोलिंग बूथ पे वोटिंग का परसेंटेज 92% हो, है ना। पिछला बार में कितना था? 88.5% वोटिंग परसेंटेज था। देखिए कितना ज्यादा, इधर नॉर्मल तो 60 पहुंच जाता है, वो बहुत होता है। यहाँ पर पिछले बार इतना लोग जागरूक है, इतना वोटिंग करते हैं, 88.5% वोटिंग हुआ था। और इस बार निर्वाचन आयोग का लक्ष्य है कि 92% वोटिंग है, होना चाहिए। इसके लिए इन्होंने अभियान चलाया है 929। ये किसका है? निर्वाचन आयोग का है। और कहाँ चलाया जा रहा है? त्रिपुरा में, ठीक है। नेक्स्ट, क्वेश्चन नंबर 12, निम्न में से कौन सा कथन सत्य है? पहला, उस्ताद बिस्मिल्लाह खान युवा पुरस्कार मैथिली ठाकुर को दिया गया, बिल्कुल सही है। बिहार स्टेट आइकन मैथिली ठाकुर को बिहार सरकार द्वारा बनाया गया, नहीं, ये गलत है। बिहार स्टेट आइकन मैथिली ठाकुर को निर्वाचन आयोग द्वारा बनाया गया, ठीक है। मैथिली ठाकुर एक बिहार की बहुत ही प्रसिद्ध लोक गायिका है। मैथिली ठाकुर कहाँ से आती है? मधुबनी। ये कहाँ से है? मधुबनी से है। तो इसमें पहला ऑप्शन और तीसरा ऑप्शन, मतलब 1 और 3, इसका सही जवाब क्या हो जाएगा? 1 और 3, 1 एंड होना चाहिए, है ना। उस्ताद बिस्मिल्लाह खान युवा पुरस्कार मैथिली ठाकुर को दिया गया और बिहार स्टेट आइकन मैथिली ठाकुर को बनाया गया। किसके द्वारा बनाया गया? निर्वाचन आयोग के द्वारा बनाया गया। और इनके साथ ये क्या है? बिहार के जो खादी के भी ब्रांड एम्बेसडर हैं। बिहार में खादी के ब्रांड एम्बेसडर कौन हैं? मैथिली ठाकुर। इससे पहले कौन थे? मनोज तिवारी थे, ठीक है। चलते हैं नेक्स्ट, क्वेश्चन नंबर 13, निम्न में से कौन सा त्योहार मणिपुर में मनाया जाता है? मणिपुर में कौन सा त्योहार मनाया जाता है? ऑप्शन ए गाननगई, ऑप्शन बी सुमंग लीला, ऑप्शन बी अमूर फाल्कन त्योहार, ऑप्शन 3 सुमंग लीला। तो ये तीनों के तीनों त्योहार मणिपुर में मनाए जाते हैं, गाननगई, अमूर फाल्कन और सुमंग लीला, ठीक है। तो इसका सही जवाब क्या हो जाएगा? 1, 2 एंड 3, 1, 2 और 3, ये तीनों के तीनों त्योहार कहाँ मनाए जाते हैं? मणिपुर में मनाया जाता है। अमूर फाल्कन क्या है? ये एक तरह का पक्षी है। अमूर फाल्कन क्या है? एक पक्षी है, ठीक है। यहाँ की एक लड़की है, उसका नाम लीन थाई चनम्बम। इस लड़की का नाम है लीन थाई चनम्बम। ये किस लिए खबरों में आई थी? बहुत ही महान काम किया इसने। वर्ल्ड जूडो चैंपियनशिप जो हुआ था, वर्ल्ड जूडो चैंपियनशिप में इन्होंने फर्स्ट स्थान लिया था, प्रथम स्थान। वर्ल्ड जूडो चैंपियनशिप में प्रथम स्थान लेके आया था, भारत आया था। तो ये लड़की कौन है? लीन थाई चनम्बम। ये कहाँ की है? मणिपुर की है, ठीक है। और ये जो त्योहार है ये सब कौन मनाते हैं? तो वहां पर एक समुदाय है जेलिया रोंग। किस समुदाय के द्वारा मनाया जाता है? जेलिया रोंग। 3-4 क्वेश्चन इसमें निकले। गाननगई, सुमंग लीला, अमूर फाल्कन त्योहार मणिपुर में मनाया जाता है, जेलिया रोंग समुदाय के द्वारा मनाया जाता है। और यहाँ की एक लड़की है लीन थाई चनम्बम जो वर्ल्ड जूडो चैंपियनशिप में प्रथम स्थान लेकर आई है, ठीक है। नेक्स्ट, मोहम्मद इरफान अली किस देश के राष्ट्रपति हैं? मोहम्मद इरफान अली किस देश के राष्ट्रपति हैं? सूरीनाम, उज्बेकिस्तान, गयाना, मिस्र। तो सही जवाब इसका हो जाएगा गयाना। मोहम्मद इरफान अली कहाँ के राष्ट्रपति हैं? गयाना के हैं। ये अभी जो 9 जनवरी को क्या हुआ था? 9 जनवरी को प्रवासी भारतीय दिवस मनाया गया था। 9 जनवरी को प्रवासी भारतीय दिवस के चीफ गेस्ट कौन थे? मोहम्मद इरफान अली। ये कहाँ के राष्ट्रपति हैं? गयाना के राष्ट्रपति हैं, ठीक है। और जो प्रवासी भारतीय दिवस कब मनाया जाता है? बताया मैंने अभी, 9 जनवरी। इस बार कहाँ मनाया गया? इस बार मनाया गया इंदौर में। प्रवासी दिवस, भारतीय दिवस कहाँ गया? मनाया गया इंदौर में। ये कब कब मनाया जाता है? ध्यान रखिएगा, इसकी फ्रीक्वेंसी क्या है? हर 2 साल में एक बार मनाया जाता है। प्रवासी भारतीय दिवस हर 2 साल में एक बार मनाया जाता है, ठीक है। इसके चीफ गेस्ट कौन थे? मोहम्मद इरफान अली। इसमें एक बात और मैं मुझे ध्यान में आगे बता देता हूँ, इसके एक दिन पहले 8 जनवरी को मनाया जाता है युवा प्रवासी भारतीय दिवस। युवा प्रवासी भारतीय दिवस। इसके चीफ गेस्ट कौन थे? तो एक लेडीज है जनेटा मैस्करानस। जनेटा मैस्करानस कहाँ की है? ये ऑस्ट्रेलिया की सांसद है। तो 8 जनवरी को मनाया जाता है युवा प्रवासी भारतीय दिवस, ठीक है। 9 जनवरी को मनाया था प्रवासी भारतीय दिवस।
9 जनवरी को प्रवासी भारतीय दिवस क्यों क्यों मनाया जाता है? क्योंकि इस दिन भारत के जो हमारे राष्ट्रपिता है महात्मा गांधी हैं, वो 9 जनवरी 1915 को अफ्रीका से इंडिया आए थे। ठीक है, तो इन्हीं की याद में मनाया जाता है 9 जनवरी को प्रवासी भारतीय दिवस। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 15, सियाचिन ग्लेशियर पर तैनात होने वाली पहली महिला सेनाधिकारी कौन बनी है? सियाचिन ग्लेशियर पर तैनात होने वाली पहली महिला सेनाधिकारी कौन बनी है? तो इसका सही जवाब हो जाएगा शिवा चौहान। याद रखिएगा, ये बहुत ही महत्वपूर्ण है कि सियाचिन ग्लेशियर पर तैनात होने वाली पहली महिला सेनाधिकारी कौन बनी है? शिवा चौहान बनी है। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट सवाल की ओर। एप्रीकोट का उत्पादन कहाँ किया जाता है? एप्रीकोट एक फल है। एप्रीकोट का उत्पादन कहाँ किया जाता है? इसको क्या बोला जाता है? इसको खुरबनी भी कहा जाता है। अगर एग्जाम में कहीं खुरबनी लिखा देखे तो खुरबनी आप लगाइएगा। ठीक है, और इसको रक्त से कार्पो भी कहा जाता है। रक्त से कार्पो, खुरबनी, इसी को कहा जाता है। इसको जीआई टैग मिला। ये कहाँ इसका उत्पादन होता है? लद्दाख में। एप्रीकोट का उत्पादन कहाँ होता है? लद्दाख में। रक्त से कार्पो या खुरबनी इसी को कहा जाता है। ठीक है, लद्दाख और किस लिए यहाँ पर लद्दाख में कौन सा हवाई अड्डा है? यहाँ पर है कुशक बकुला रिम्पोचे हवाई अड्डा कहाँ है? लद्दाख में। कुशक बकुला रिम्पोचे हवाई अड्डा लद्दाख में है। लद्दाख में एक गांव है, उसको नाम है हेनले। हेनले पे पहला डार्क स्काई सेंचुरी बनाया गया है। लद्दाख में हेनले नामक जगह पे डार्क स्काई सेंचुरी बनाया गया है और हेनले में जियोथर्मल पावर प्लांट लगाया गया है। जियोथर्मल पावर प्लांट क्या होता है? तो आप देखते होंगे कि धरती के नीचे से बहुत जगह से पानी निकलते रहते हैं, गर्म पानी, हॉट वाटर, इसको बोलते हैं गर्म पानी के चश्मे। चश्मे मतलब लगाने वाला चश्मे नहीं, जहां से गर्म पानी निकलता रहता है जिस जगह से, उसको बोला जाता है चश्मे। बहुत सारे गर्म पानी के चश्मे हैं, बहुत जगह है, आप देखे होंगे, इधर भी देखने को मिल जाता है। तो यहाँ पर गर्म पानी के चश्मे है, तो इसकी एनर्जी का इस्तेमाल करके इलेक्ट्रिसिटी बनाया जाता है। जो जहाँ पे गर्म पानी निकलता रहता है उनकी एनर्जी को इस्तेमाल करके इलेक्ट्रिसिटी बनाया जाता है। तो ये पहला लद्दाख में बनाया गया। ठीक है, और अभी 3-4 क्वेश्चन हो गया। आप ध्यान देखिए, एप्रीकॉट जिसको जीआई टैग मिला लद्दाख का है। लद्दाख में कुशक बकुला रिम्पोचे हवाई अड्डा है। ठीक है, वहां पर हेनले में पहला डार्क स्काई सेंचुरी बनाया गया। और चौथा गर्म पानी का चश्मा जो हेनले में, वहां पर जियो थर्मल एनर्जी स्थापित किया गया। ठीक है, और जियो थर्मल एनर्जी जो जहाँ पे लगाया गया है उसको क्या बोलते हैं? पुगा वैली। कहाँ पे है? पुगा वैली। वैली का नाम बता देता हूँ, कभी कभार आ जाता है। पुगा वैली। जियो थर्मल एनर्जी कहाँ पे स्थापित किया गया? पुगा वैली में। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 17, एशियाई प्रशांत डाक संघ का नेतृत्व किस देश ने संभाला है? एशिया, इसको अपू भी कहा जाता है, एशियन पैसिफिक पोस्टल यूनियन। तो इसका नेतृत्व किसको दिया गया है? भारत को दिया गया है। बहुत ही महत्वपूर्ण है, आप इसको ध्यान में रखिएगा हमेशा। एशियाई प्रशांत डाक संघ का नेतृत्व किस देश ने संभाला है? भारत ने संभाला है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। 18, इंस्टीट्यूट ऑफ मैथमेटिकल साइंस किस शहर में बना है? इंस्टीट्यूट ऑफ मैथमेटिकल साइंस किस शहर में बना है? तो इसका सही जवाब हो जाएगा चेन्नई। और देख ले, हाँ, आप भारत के एक महान मैथमेटिशियन थे जिनका नाम था रामानुजम कहाँ के थे? रामानुजम केरल के थे। इनके याद में जो मनाया जाता है भारत में गणित दिवस, भारतीय गणित दिवस, राष्ट्रीय गणित दिवस। क्या मनाया जाता है? राष्ट्रीय गणित दिवस। वो कब मनाया जाता है? 22 दिसंबर नहीं, 23 दिसंबर। 23 दिसंबर को क्या मनाया जाता है? राष्ट्रीय गणित दिवस मनाया जाता है। ठीक है, और 2 अवार्ड है जो इनसे मिलता जुलता होता है। एक होता है शस्त्र रामानुजम अवार्ड और एक होता है रामानुजम अवार्ड। तो शस्त्र रामानुजम अवार्ड जो अभी दिया गया, वो एक चाइना के व्यक्ति थे, उनका नाम था यू किन टांग। शस्त्र रामानुजम अवार्ड किनको दिया गया? यू किन टांग को। और जो रामानुजम अवार्ड था वो दिया गया एक भारत की लेडीज हैं, उनका नाम है नीना गुप्ता कौन है? तो नीना गुप्ता ISI इंडियन स्टैटिकल इंस्टीट्यूट कोलकाता में प्रोफेसर हैं। इंडियन स्टैटिकल इंस्टीट्यूट कोलकाता में प्रोफेसर हैं। ठीक है, तो इसको ध्यान रखिए। रामानुजम पुरस्कार किसको दिया गया? नीना गुप्ता को दिया गया। शस्त्र रामानुजम किसको दिया गया? यू किन टांग को दिया गया। वो कहाँ की है? चाइना की है। नीना गुप्ता कहाँ की? ISI कोलकाता में प्रोफेसर है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 19, दुनिया की पहली हाइड्रोजन ट्रेन किस देश ने चलाया? हाइड्रोजन चलने वाली ट्रेन, ये बहुत ही एडवांस है ना। दुनिया की पहली हाइड्रोजन ट्रेन किस देश ने चलाया? चीन, ब्रिटेन, संयुक्त अरब अमेरिका, जर्मनी। इसका सही जवाब क्या हो जाएगा? जर्मनी ने दुनिया की पहली हाइड्रोजन ट्रेन चलाया। अगर बात करें एशिया में, तो एशिया में पहली हाइड्रोजन ट्रेन कौन चलाया? चीन। एशिया में चीन ने चलाया। दुनिया में पहली हाइड्रोजन ट्रेन कहाँ चला? जर्मनी ने चला। ठीक है, नेक्स्ट 20,
सीमा सुरक्षा बल के महानिदेशक कौन बने हैं? बीएसएफ के डीजी, डायरेक्टर जनरल। बीएसएफ के डीजी कौन बने हैं? इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन बी, सुजॉय लाल थाउसेन, जो पहले सीआरपीएफ के भी डीजी हैं। तो ये 2 के डीजी हैं, 2 ऑर्गेनाइजेशन के, पहला सीआरपीएफ के और उनको बाद में बीएसएफ का भी महानिदेशक बना दिया गया। तो बीएसएफ और सीआरपीएफ के डीजी डायरेक्टर जनरल कौन है? ये सबसे बड़ा पद होता है इस ऑर्गेनाइजेशन का, ठीक है, सुजॉय लाल थाउसेन। बीएसएफ और किस लिए खबरों में रहा? बीएसएफ में एक अभी कैमल स्क्वाड, कमल स्क्वाड, एक ऊंट का दस्ता बनाया है। बीएसएफ ने ऊंट का दस्ता बनाया है, ये महिलाओं की है। तो पहले महिलाओं के लिए कैमल स्क्वाड किसने बनाया? बीएसएफ ने बनाया, इसलिए ये खबर में था, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 21, निम्न में से कौन सा कथन असत्य है? इनमें से कौन सा कथन असत्य है? ऑप्शन ए, 888 अपराजिंग का संबंध म्यांमार से है। ऑप्शन बी, अराकन पहाड़ म्यांमार में है। ऑप्शन सी, म्यांमार की मिलिट्री को ततमादऊ कहा जाता है। ऑप्शन डी, म्यांमार की राजधानी बैंकॉक है। तो असत्य की बात है, तो कौन सा कथन असत्य है? म्यांमार की राजधानी कहाँ है? नेपिदा। म्यांमार की राजधानी कहाँ है? नेपिदा। म्यांमार की राजधानी है नेपिदा, ठीक है। ये देखिए 888 अपराजिंग क्या है, तो आपको थोड़ा सा बता दूं इसका बैकग्राउंड। 8 अगस्त 1988 में क्या हुआ था? म्यांमार में एक बहुत ही बड़ा अपराइजिंग हुआ था। अपराइजिंग मतलब एक क्रांति फैली थी, एक विद्रोह हुआ था। उसको लीड कौन कर रही थी? ऑंग सांग सूकी। ऑंग सांग सूकी नाम सुने होंगे आप। ऑंग सान सू की लीड कर रही थी। उससे पहले यहाँ पर मिलिट्री का शासन था और अभी भी एक्चुअल में म्यांमार में मिलिट्री का शासन है। तो ऑंग सान सू की थी, इन्होंने लोगों को बताया कि यहाँ जो मिलिट्री है वो पूरे देश की अर्थव्यवस्था को बर्बाद कर दिया और एक्चुअल में बर्बाद हो चुका था। तो लोगों में बहुत बड़ा विद्रोह हुआ और लोगों ने विद्रोह किया और उसके बाद ये जो 8 अगस्त 1988 में बहुत बड़ा विद्रोह हुआ, वहां पर इलेक्शन करवाया गया और इसकी बाद में इनकी जीत हुई, इनकी सरकार बन गई। पर इनको दोबारा वहां की मिलिट्री ने दोबारा सत्ता पे हथिया करके, पहले भी मिलिट्री ऐसे करता था, जो भी सरकार बन के आती थी उसको हथिया लेता था, उसको सत्ता से बेदखल कर देता था और बेदखल करके खुद अपनी सत्ता की कमान अपने हाथों में ले लेता है। तो अभी भी वहां पर वही है। अभी कुछ दिन पहले रोहिंग्या मुसलमान का मुद्दा हुआ था, बहुत सारे रोहिंग्या को मार दिया गया था। तो वहाँ की मिलिट्री मनमानी करता है अपना, वहाँ किसी की नहीं चलता। इनका ऑंग सांग सूकी, इनका नाम, पूरा नाम को ध्यान से देखिए। ऑंग सांग क्या है? इनके पिताजी का नाम है, इनका नाम सूकी है, तो इनका पूरा नाम हुआ ऑंग सांग सूकी। इसमें ऑंग सांग उनके पिताजी का, ठीक है। अराकन पहाड़ म्यांमार में है, आप याद रख लीजिएगा। और म्यांमार की मिलिट्री को ततमादऊ कहा जाता है, वहां की मिलिट्री को ततमादऊ कहा जाता है। जैसे चाइना की मिलिट्री को क्या कहा जाता है? पीपुल लिबरेशन आर्मी, पीएलए कहा जाता है ना। उसी तरह से म्यांमार की मिलिट्री को ततमादऊ कहा जाता है, वहां मिलिट्री का ही रूल चलता है। म्यांमार की राजधानी बैंकॉक नहीं है, जबकि बल्कि म्यांमार की राजधानी कहाँ है? नेपिदा है। म्यांमार हमारे लिए क्यों बहुत ही महत्वपूर्ण है? क्योंकि म्यांमार में अपना एक जो प्रोजेक्ट चल रहा है उसको बोला जाता है कलादान। हमारे मोदी सरकार का एक पॉलिसी है, एक्ट ईस्ट पॉलिसी। एक्ट ईस्ट पॉलिसी का ये प्रोग्राम है, कलादान प्रोजेक्ट है। कलादान में क्या किया गया है? जैसे पहले क्या होता था कि जो इंडिया से जो नॉर्थ ईस्ट में कुछ भी हमें नॉर्थ ईस्ट में भेजना होता है तो कोलकाता से जाता है। कोलकाता से नॉर्थ ईस्ट में, जैसे मणिपुर, मेघालय, वहां उधर पहुंचने में, मिजोरम तरफ पहुंचने में 2 से 3 दिन लग जाते हैं। तो इन्होंने क्या किया कि एक कलादान प्रोजेक्ट बनाएगा, जिसमें कोलकाता से क्या किया गया, बंगाल की खाड़ी के थ्रू म्यांमार लाया गया। म्यांमार में एक पोर्ट है सितवे पोर्ट तक लाया जाएगा जहाज के थ्रू, ठीक है। यहाँ से कुछ भी सामान लेके जाना, हमें लॉजिस्टिक लेके जाना हो तो कोलकाता से कहाँ लेके चले जाएंगे? सितवे पोर्ट। और सितवे पोर्ट से एक नदी है, इस नदी का नाम है कलादान, इसलिए इसका नाम पड़ा कलादान प्रोजेक्ट। इस नदी का नाम है कलादान और इस कलादान नदी के थ्रू फिर नॉर्थ ईस्ट में पहुंचा दिया जाएगा। तो इधर ऐसा माना जाता है कि एक दिन में 24 घंटे में कोई भी सामान यहाँ से नॉर्थ ईस्ट में पहुंचाया जा सकता है। इधर समय की बचत होगा, 2 दिन की बचत हो जाएगी। उधर से 2 से 3 दिन लग जाता है, 3 दिन नॉर्मली लग जाता था, क्योंकि पहाड़ी एरिया है तो जाने में भी लॉजिस्टिक उतनी तेजी से नहीं जा पाता। तो यहाँ से कोलकाता से आएगा सितवे पोर्ट और सितवे पोर्ट से नदी के थ्रू पहुंचा दिया जाएगा नॉर्थ ईस्ट में, ठीक है। तो ये बात ध्यान रखिए, कलादान प्रोजेक्ट भारत का है, ठीक है। कलादान एक नदी है ना। तो दोस्तों ये था आज का सवाल। थैंक्स फॉर वॉचिंग। और अगर वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगा हो तो सब्सक्राइब जरूर करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और लाइक ज़रूर करें, ठीक है। थैंक यू वेरी मच, बाय, टेक केयर।